प्रिय भैया बहन, आज क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ेंगे। लेसन है 8 और प्रकरण है मोशन यानी गत। आज हम गत को समझेंगे। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएँ सभी गतिमान हैं। हम प्रायः समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। हम आज गति को समझेंगे। गति यानी मोशन यानी कोई वस्तु गति में तब कब होती है, कब रहती है गति में और कब गति करती है। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यहाँ पहले से परिभाषा लिख दिया गया है समझने के लिए ताकि वीडियो बड़ा न हो। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए हैं, यानी कोई वस्तु गति तभी करेगी जो वह अपने स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करेगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ एक ग्राफ बनाया गया है। एक रास्ता है, ए और बी, 2 पॉइंट है। यहाँ कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए पर खड़ा है 9 बजे और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। यानी 9:15 पर इसे पता किया जाता है तो यह बैंक के पास खड़ा है। 10 बजे पता किया जाता है तो यह बिंदु बी पर आ चुका है। तो यानी ये क्या कर रहा है, यानी यहाँ से ए से बैंक के पास आया, बैंक से बिंदु बी पर गया, तो इसको जाने में समय भी लग रहा है। तो यानी इसकी स्थिति में जब 9 बजे इसको टाइम देखा गया इसकी स्थिति, तो बिंदु ए पर था। 9:15 पर इसकी स्थिति देखी गई तो बैंक के पास था। 10 बजे इसकी स्थिति देखी गई तो बिंदु बी पर था। तो यानी समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। तो यानी इससे सिद्ध हो रहा है कि क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी ये परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं कि वो वस्तु गति कर रही है। यानी ये समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। एक समय ऐसा था कि यह ए पर था, अगले समय में क्या, बैंक के पास, उस अगले समय में क्या आ गया, बी पर आ गया। यानी इसकी स्थिति क्या आ रही है, समय के साथ साथ बदल रही है। यानी किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदलती है तो वस्तु गति कर रही होती है। लेकिन एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यानी ये जो है एक स्थिर बिंदु है, यानी यहाँ पर यह ए, यहाँ से इसकी स्थिति में परिवर्तन होने वाला नहीं है। यह एक स्थिर बिंदु है। ए के सापेक्ष यह व्यक्ति अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित कर रहा है। यानी सिद्ध हो रहा है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी इससे हमको समझ में आता है कि कोई वस्तु गति तभी करती है जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि बस में बैठा आदमी गति कर रहा है या विरामावस्था में। यदि कोई व्यक्ति बस में बैठा है तो यहाँ सवाल उठता है कि वो गति कर रहा है या विराम अवस्था में। तो वहाँ पे सापेक्ष गति का माध्यम से हम देख सकते हैं कि वो विरामावस्था में है या गति अवस्था में है। जैसे यदि बस के बाहर रोड के अगल बगल खड़े आदमी या पेड़ पौधे, उनके सापेक्ष यदि देखा जाए तो व्यक्ति गति कर रहा है। रोड के किनारे यदि कोई व्यक्ति खड़ा है और बस में बैठे आदमी को, चलती बस में बैठे आदमी को देख रहा है तो उस व्यक्ति के सापेक्ष बस में बैठा व्यक्ति गतिमान अवस्था में है। लेकिन
बस के अंदर बैठे व्यक्ति के बगल में दूसरे सीट पर बैठा हुआ आदमी, उससे तुलना किया जाए तो व्यक्ति क्या है, विराम अवस्था में। जैसे बस के अंदर एक सीट पर एक व्यक्ति बैठा है और उसी के बगल में एक सीट पर दूसरा व्यक्ति बैठा है, और वो दोनों में तुलना किया जाए तो एक साथ यदि वह बस स्टेशन पर बैठते हैं तो अगले बस स्टेशन पर एक ही साथ रहते हैं, यानी दोनों बैठे हैं तो विराम अवस्था में है। तो बस में बैठे दोनों व्यक्ति को एक दूसरे के सापेक्ष से तुलना करेंगे तो बस में बैठे व्यक्ति दोनों क्या है, विराम अवस्था में। लेकिन चलती हुई बस के किनारे यानी रोड के किनारे खड़े व्यक्ति, पेड़ पौधे, मकान, दुकान आदि से यदि हम तुलना करते हैं तो बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति गतिमान अवस्था में है। उसी प्रकार यहाँ पर यह जो व्यक्ति है यह क्या है, इसके सापेक्ष यानी एक ही तुलना के साथ करते हैं, इसके सापेक्ष क्या है, कुछ समय के बाद अपनी स्थिति को बदलकर यहाँ बैंक के पास लाता है और यहाँ से पुनः कुछ समय के बाद अपनी स्थिति को बदलकर बी के पास लाता है। यानी इससे परिभाषा सिद्ध होता है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिमान अवस्था में है। अगला हेडिंग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वे राशियाँ जिनको माप या तौल सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। उदाहरण के लिए द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, लंबाई हो गया आदि। यानी द्रव्यमान है, किसी को हम माप सकते हैं द्रव्यमान में। बल को भी अभी क्या है, द्रव्यमान यानी किराने की दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं 2 किलो चीनी दीजिए, तो क्या है यहाँ पर हम द्रव्यमान क्या है, नाप सकते हैं। 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg द्रव्यमान को मापा जा सकता है। बल क्या है, यानी दरवाजा खोलना है, किसी से कहा गया कि इस बार इतने न्यूटन का बल लगाओ, यानी फिक्स है कितना न्यूटन बल लगाएंगे, तो बल को भी माप सकते हैं। लंबाई फिक्स है, यानी कितनी दूरी जाना है हमको, यानी लंबाई भी फिक्स है हमको, क्या मीटर लंबाई इधर, ठीक है, तो लंबाई को भी माप सकते हैं। तो यानी जिन राशियों को हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं उन राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब क्या है, कुछ ऐसे सवाल उठते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि ऐसा कौन सी राशि है जिसको हम माप ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर आता है आंसर कि भावना, यानी भावना को, व्यक्ति की भावना को हम माप नहीं सकते। विचार, यानी किसी व्यक्ति को विचार को नहीं मापा जा सकता है। अनुभव, किसी व्यक्ति को अनुभव को भी हम नहीं माप सकते हैं। तो यानी ये जो राशियाँ हैं ये भौतिक राशियाँ नहीं हैं, इनको हम माप नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो राशियाँ हैं, द्रव्यमान है, बल है, लंबाई है आदि, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अदिश राशियाँ, यानी स्केलर क्वांटिटीज। मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, यानी ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ। यानी वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, देखिएगा यहाँ पर करने के लिए व्यक्त और केवल लिख दिया गया, बीच में छूट गया, ठीक है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। यानी यही से जो अदिश, यानी इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका पूरा परिभाषा इसी में हमको मिलेगा। और मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, यानी वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या हम कहते हैं, अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य आदि। द्रव्यमान है, यानी हम किराने की दुकान पर दुकानदार से 2 किलो यदि हम चीनी मांगते हैं तो दुकानदार से ये नहीं कहते हैं कि हमको इस दिशा में हमको 2 किलो चीनी दीजिए। दूरी है,
ठीक है। अब दूरी मापना है तो इसमें भी दूरी मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। समय को मापने के लिए, व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए समय की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल को भी व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होता है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब सदिश राशि हम कल पढ़ेंगे। आप लोग इस जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको याद रखिए और नोट्स पर नोट करते रहिए।